हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने लाए हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 केमिस्ट्री। अब केमिकल काइनेटिक्स हमें दिख रहा है ये दो वर्ड्स से बना है, केमिकल और काइनेटिक्स। केमिकल का क्या मतलब होता है? केमिकल से हम समझ पा रहे हैं कि कुछ हमें केमिकल रिएक्शन से डील करना है। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? काइनेटिक्स का मतलब स्पीड या फिर रेट। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिससे हमें पता चलता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के हम रेट निकालते हैं। हम देखेंगे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, हमें उनके रेट किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, ये देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और हम साथ के साथ क्या देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमें लैब में हम काम कर रहे हैं, हमने देखा कि कोई एक रिएक्शन है जो 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम लगेगा? हम 3 दिन तो बच्चों को नहीं बैठा के रखेंगे कि रिएक्शन देखो, रिएक्शन मॉनिटर करो। तो अगर हमें कुछ फैक्टर्स पता होंगे जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी मदद से केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको फास्ट कर देंगे कि जो रिएक्शन 3 दिन में हो रहा है वो हमारा कुछ घंटों में हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए। तो ये फ़ायदा है अगर हम केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच को पढ़ते हैं। कैसे कैसे फैक्टर्स हो गए? टेम्परेचर, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम देखेंगे कैसे कैसे ये डिफरेंट फैक्टर्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब इन्हीं के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड और ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होते हैं उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे वेरी फास्ट रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत जल्दी होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। जैसे एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शंस। अगर हम आयनिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखें, आयनिक रिएक्शंस लैब में करते हैं ना, लैब में कैसे करते हैं हम? अगर हमने AgNO3 में NaCl मिलाया, बस ऐसे मिला के छोड़ा ही होता है, एकदम से हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है AgCl का प्रेसिपिटेट, साथ में क्या बनेगा? NaNO3। तो ये वाले रिएक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं? वेरी फास्ट, जो बहुत जल्दी हो रहे हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप सब देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ भी आयरन की रॉड या आयरन का कोई भी टूल आया, कितने टाइम में रस्ट होता है? ये नहीं होता कि एकदम से रस्ट हो जाए, बहुत टाइम लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। अब क्या है, हमारी स्टडी में हम इन वाले रिएक्शन से इंटरेस्टेड नहीं है, ना जो बहुत फास्ट होते हैं ना जो बहुत स्लो होते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट जिन रिएक्शंस पे है वो है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस बोले तो जो मॉडरेट स्पीड से होते हैं, मॉडरेट स्पीड से होने वाले रिएक्शंस मॉडरेट रिएक्शंस। एग्जाम्पल, जितने भी आपके मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो सब इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और हमारा जो इंटरेस्ट है पढ़ने का, जो हमें पढ़ना है, वो इन्हीं को पढ़ना है, मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस को। ठीक है, अब हम ज़रा एक बार देख लेते हैं जो सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने ये पूरा पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स क्या क्या ब्रांच है, कैसे कैसे हमें उसके बारे में पढ़ना है।
अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे रेट क्या होता है, पहली बात रेट पढ़ेंगे, रेट क्या होता है, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रेट को एक्सप्रेस करेंगे, रेट लॉ भी बताएंगे, रेट लॉ होता क्या होता है केमिकल रिएक्शन के रेफरेंस में रेट लॉ पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, 2 स्टार बना लो इस पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ये सब टॉपिक्स हैं चैप्टर के, एक बार मैंने बस इसलिए बता दिए, फिर हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक से डील करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेट। वॉट डू यू मीन बाय रेट? जनरल सेंस में देखो, रेट हम पढ़ते हैं बहुत कॉमन डे लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। रेट का जनरल सेंस में क्या मतलब होता है? जनरल सेंस में क्या मतलब होता है? जनरल सेंस में रेट का मतलब होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ किसी भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उसे हम रेट बोलते हैं जनरल सेंस में। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें ये थोड़ी ना पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हमें। केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे, कोई भी हमने जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, आर है हमारा, कोई भी रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा चेंज हो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली जो चेंज होंगी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में। देखो रिएक्शन है ना, कोई भी रिएक्शन 2 फेजेस में होता है, या तो रिएक्शन होगा आपका एक्वस फेज में, पानी में मतलब, या रिएक्शन होगा आपका गैशियस फेज में, ठीक है। एक्वस फेज में अगर हम बात करें रिएक्शन की, एक्वस फेज में क्या क्वांटिटी चेंज होती है? एक्वस फेज में चेंज होता है कंसंट्रेशन में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है एक्वस फेज में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। गैशियस फेज में क्या होता है? गैशियस फेज में कंसंट्रेशन में नहीं चेंज होता है, गैशियस फेज में चेंज होता है प्रेशर में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। किस में चेंज होता है? चेंज इन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कह लो, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये होता है गैशियस फेज में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिंपल भाषा में बोले तो रिएक्शन का रेट क्या होता है? इट इज़ द डिक्रीज इन द, अब देखो सिंपल, पहले बहुत ऑब्वियस चीज़ पढ़ते हैं, रिएक्टेंट है, हमें सिंपल सी बात है, हम एक्वस फेज कंसीडर करते हुए पढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, जैसे सपोज मैंने मान लिया 10 मोल का मैंने रिएक्टेंट लिया है, ये कंसंट्रेशन लिया है रिएक्टेंट की शुरू के टाइम में, जब टाइम क्या है 0, रिएक्शन शुरू ही हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होगा? कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, मैंने 2 सेकंड बाद क्या देखा कि मेरे पास सिर्फ 8 मोलर ही रह गया रिएक्टेंट, 2 मोलर प्रोडक्ट बन गया। यानी कि किस में चेंज हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा? एक टाइम में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और पूरा का पूरा 10 मोलर प्रोडक्ट बना देगा, अगर उनकी स्टोइशियोमेट्री ऐसी हुई तो, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। यही रेट है केमिकल रिएक्शन का। तो रेट क्या हुआ? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में बोले, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट आपका डिसअपियर हो रहा है, धीरे धीरे गायब भी तो हो रहा है, और गायब करके हवा में तो नहीं उड़ रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो आपकी बुक में भी ऐसी डेफिनेशन दी हुई है कि द डिसअपियरेंस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट रेट होती है, ठीक है।
सिंपल सी रेट की भाषा में बात करें, रेट क्या है, कैसे है, वो ये होता है। अब ग्राफिकली ये जो मैंने बात आपको बताई कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, दोनों के टर्म्स में देखेंगे, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी देखेंगे और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी देखेंगे ग्राफिकली। रिएक्टेंट का केस लो, हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया है हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे डिनोट करते हैं ना कंसंट्रेशन को, हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात करते हैं शुरू के टाइम में, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही हुआ है, रिएक्टेंट की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी क्योंकि कुछ भी तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं है प्रोडक्ट में। ये यहाँ पे कंसंट्रेशन हमने मार्क कर ली है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है। अब धीरे धीरे डिक्रीज होएगी, ठीक है ना, एक टाइम आएगा जब आपका रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, जो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, R, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, इसको बोलते हैं R नॉट। नॉट से मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन है R नॉट। धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, अल्टीमेटली खत्म हो रहा है रिएक्टेंट क्योंकि सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम दो टाइम लेते हैं, एक हमने टाइम लिया t1 जिसमें कंसंट्रेशन है R1, ठीक है, हमने चेक करा। थोड़े टाइम बाद हमने फिर देखा टाइम t2 पे और हमने फिर देखी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो थी R2। अब हमें रेट एक्सप्रेस करना है। बताया रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन से मेरा क्या मतलब है कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे हमारा टाइम टेकन हमने कौन सा इंटरवल लिया, ये t1 से t2 वाला। तो हमें t1 से t2 जाने में कंसंट्रेशन R1 से R2 हो गई। तो अब इसको लिखते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन R1 अपॉन फाइनल टाइम t2 माइनस t1, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख के ही पता चल रही है कि R2 क्या है, R2 की वैल्यू छोटी है R1 से और T2 की वैल्यू बड़ी है T1 से। सिंपल ग्राफ से देख के हम बता पा रहे हैं चीज़। तो रेट ये हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है, जब R2 की वैल्यू छोटी है R1 से, T2 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अब रेट तो कभी नेगेटिव नहीं होता, हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड भी तो रेट ही है ना, रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं होती। कभी देखा है स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड नेगेटिव हो रही है, नहीं, 0 से शुरू होती है, तो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो रेट नेगेटिव ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, हम माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। माइनस साइन ऐसे नहीं कि बस मज़े में लगा लिया, माइनस साइन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ध्यान रखना, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या है कि विद इन इंक्रीजिंग टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो है ना आपका डेल आर बाय डेल टी, यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के डिसअपियर होने का रेट यही है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छे से देख लिया पूरा ग्राफ, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, हमने लिया है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन, और हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमें रेट को पॉजिटिव बनाना था, और नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में देखते हैं हम। प्रोडक्ट के केस में फिर से हमने क्या लिया, ग्राफ लिया अपना, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा, वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखा। मैं P से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है।
अब क्या हुआ, इनिशियल टाइम में तो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट तो बनना शुरू ही नहीं हुआ है, तो इस केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है इनिशियल टाइम पे। धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होएगी। तो हमने ग्राफ प्लॉट करा। अब यहाँ पे देखो एक बार, एक टाइम के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान रखने वाली चीज़। और इसी को हम जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं पी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया, इससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं। अरे बनेगा कैसे, जब रिएक्टेंट सारा कंज्यूम हो रहा है तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। पी मैक्स बोलते हैं टाइम के साथ। फिर से जो हमने रिएक्टेंट वाले केस में करा था वही केस करना है। T1 टाइम पे हमने कंसंट्रेशन देखी P1 है, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन है P2, ठीक है। ध्यान से देखना, ग्राफ से सिंपली बता सकते हैं P2 बड़ा है P1 से, T2 बड़ा है T1 से, सिंपली ग्राफ से दिख रहा है। अब रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट को एक्सप्रेस करेंगे, मैंने बताया था इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चेंज कितना हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको हम लिख सकते हैं डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि P2 भी P1 से बड़ा है, T2 भी T1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, फाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया रेट ऑफ रिएक्शन क्या 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 होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात, हम रेट 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 करे जा रहे हैं, यूनिट तो देखें, रेट की यूनिट क्या है, तो देखते हैं रेट की यूनिट क्या है। फॉर्मूले से निकालना आ गया तो मेरे हिसाब से रेट भी बता ही सकते हैं, रेट की यूनिट, सॉरी। तो यूनिट्स ऑफ रेट पे हम बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन की भी तो वही यूनिट होगी जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी, अपॉन टाइम। अगर हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर और टाइम हमने लिया है सेकंड में, तो ये सही लिखा है हमने। फिर रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है न्यूमेरिकल्स में भी, तो याद रखना है यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक बार को यूनिट से हम रेट की डेफिनेशन भी देखें, यानी कि एक सेकेंड में कितने मोल पर लीटर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, या फिर एक सेकेंड में कितने मोल पर लीटर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट बता रहे हैं। ये सब हम एक्वस फेज की बात करें। अगर गैसियस फेज है तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट इन गैसियस फेज, मतलब कितना प्रेशर, इतने अमाउंट ऑफ प्रेशर रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है एक सेकेंड में, और इतने अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है एक सेकेंड में, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा रेट वेट के बारे में था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स तो आपको पता ही है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने मोल्स लिखे होते हैं वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। अब क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है अगर वो सेम है, ठीक है, अगर वो सेम है तो फिर रेट ऑफ डिसअपियर, रुको मैं लिख के बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो अगर स्टोइशियोमेट्री व्हेन
व्हेन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। जब सेम होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल, और ये अल्टीमेटली ये चीज़ किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं ये बात। एग्जांपल लो एक, हमने एग्जांपल लिया Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैशियस गिव्स HgCl2 सॉलिड। ये हमारा एग्जाम्पल है, और वो बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के रेट में और प्रोडक्ट के अपीयरेंस के रेट में, तो हम कैसे करेंगे, रेट यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन का, इज इक्वल टू, हमें पता है रिएक्टेंट के केस में माइनस लगेगा, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इनके केस में माइनस लगेगा और इसके केस में प्लस लगेगा, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन जो हमारा टाइम है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये किसके बराबर होगा, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस के, और किसका होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना। अब हमने अभी तक ये वाला केस देखा जब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम है। अब हम देखेंगे जब वो सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। अब जब सेम नहीं होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 I2 gaseous gives 2HI gaseous, ये हमने एग्जाम्पल से देखा। अब रेट को एक्सप्रेस करना शुरू करो। रिएक्टेंट, अब देखो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। देखो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 माइनस, देखो माइनस साइन लिख रही हूँ मैं, माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लस का HI। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है देखने की, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, 2 लिखा है और हम यानी कि 2 मोल्स ऑफ HI बन रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ I2, 2 मोल्स ऑफ HI बनाते हैं। और हम रेट की क्या बात कर रहे हैं, मोल पर लीटर, 1 मोल की बात करें ना, तो ये जो जितना स्टोइशियोमेट्री होगी वो डिवाइड में चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री 2 थी, तो जब हम उसको रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ कुछ भी हो डिवाइड में, 3, 4, 5 कुछ भी हो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपका यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक कोई और एग्जांपल लो, मतलब जैसे कि कोई और है, जैसे क्वेश्चन में 1/2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल में है, आपको क्या करना है, अपॉन में करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पर मोल की बात करें तो हाफ ही मोल हुआ ना, ऐसे ही। इस रिएक्शन में हाफ नहीं आएगा, मैं वैसे बता रही हूँ जनरली। ठीक है, तो जब आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सेम नहीं होंगे तब। अब इस केस में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से रखना, 2HI हाफ। अब देखो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, हम देखो इक्वेट कर किस किस के हो रहे हैं, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ये जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 है। और इस केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ये है, हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI को हाफ से डिवाइड किया है ताकि वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल आ जाए और रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पे क्लियर हो जाएगा बहुत आराम से। सिंपल है, जनरल क्वेश्चन लिया है, बस कंसेप्ट समझाने के लिए लिया है। एक रिएक्शन कंसीडर करो, 2A + 3B गिव्स 4C + 5D। हमने रिएक्शन ले लिया और क्वेश्चन में क्या गिवन है,
कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए गिवन है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना, रेट की यूनिट बताइए ना, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, उसने पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट में पूछ लिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ, बी तो डिसअपियर ही होएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ। तीसरे में पूछ लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ, ठीक है। फोर्थ में पूछ लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी बताओ। ऐसे चीज़ें पूछ ली कि हमें ये सब बताना है। अब शुरू करते हैं। पहले आपको एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के हिसाब से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए को ए डिसअपियर ही होएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टी, टाइम का चेंज है। अब यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, किसी के भी बराबर नहीं है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो हमने क्या बताया था कि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। रेट इसकी डिसअपियरेंस के रेट के हाफ होगा। और आगे फिर से बढ़ो, बी के टर्म्स में लिखो माइनस सही है अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, तो पावर वो डिवाइड में क्या चला जाएगा 1/3। अब प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ पे क्या है 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम, ठीक है। समझ आ गया? रेट हमने इस तरह से एक्सप्रेस करा। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मैं इस चीज़ को इरेज कर रही हूँ, धीरे धीरे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें, गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब क्या हुआ, जो डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन वो कितनी है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें बोला है रेट निकालने को, तो सिर्फ इक्वेशन का ये वाला पार्ट कंसिडर करो, ये वाला इक्वेशन कंसिडर करो। रेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जो कि है 2। तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। दूसरी चीज़ पूछी थी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी पूछी थी हमने, ठीक है। हमें ये मिल गया, ये मिल गया, सिंपल सी बात है। यहाँ से इक्वेट कर दो, रेट आपको पता चल गया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो हमें बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालो। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिख रहा है रेट इज इक्वल टू 1/3, जो कि यहाँ पे ये क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है। रेट कितना था 1/3, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो ये क्या आ जाएगा 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, जब ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालने को, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालने को। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी में देखेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई, ये दोनों पूछे हैं। किसी को भी इससे इक्वेट करके देख सकते हैं, हमें ये भी पता है, चलो इसी को इक्वेट करते हैं, इसी वाले इक्वेशन को इक्वेट करके देखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मैंने यहाँ से कंपेयर करती हूँ हाफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, जो क्या सॉरी हाफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो कि है 2 इज इक्वल टू 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, ये तो 1 हो गया और यहाँ से मल्टीप्लाई में चला गया, दैट इज 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। लास्ट में क्या पूछा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। सिंपल पता चल रहा है,
अब ये भी चीज़ मिल गई, किसी से भी इक्वेट कर दो, सपोज मुझे इससे इन दोनों को इक्वेट करके देखना है, तो 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या आया था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आपका आया था 3, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 1/5 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी अपॉन टाइम, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी कितना आ गया, 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमने ये सब पढ़ लिया रेट के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे रेट पे 2 रेट्स होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, जो जितना भी हमने करा है, रेट निकाला है, डेल आर बाई डेल टी करके नियस रेट, जितने भी हमने रेट्स पढ़े हैं वो है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या हुआ, रेट एक गिवन टाइम इंटरवल में जो हम रेट निकालते हैं, जो हम डिक्रीज या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इन अ गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज रेट। जो अब तक हम निकालते आ रहे थे ना कि बता दिए इतना टाइम इंटरवल में ये सब निकालना है, ये सब था एवरेज रेट, ठीक है। हम अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब रेट एट अ गिवन इंस्टेंट। रेट एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोला जाए रेट बताओ, तो उस वाले रेट को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। रेट एट एनी गिवन इंस्टेंट। और ये निकालते कैसे हैं, हमें क्या करना है, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में, बहुत ही कम टाइम इंटरवल लेना है, जिसमें ग्राफ से समझाती हूँ। रिएक्टेंट का हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये हमने रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया था। रिएक्टेंट के ग्राफ में मैंने बोला बहुत ही कम टाइम इंटरवल ले लो, जैसे ये हो गया, और ये बहुत कम टाइम इंटरवल में, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, मतलब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लेना है, ठीक है, बहुत कुछ सेकंड्स का। इतना छोटे टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन में बहुत माइन्यूट ही होगा, तो अगर हम उससे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और बेसिकली होता क्या है, जो ये ग्राफ हमने पढ़ा है ना, उसके स्लोप, ये स्लोप है, ठीक है, दिस इज़ द स्लोप। अगर मैं बोलूँ मुझे इस इंस्टेंट पे ये टाइम दिखा है टी, तो मुझे अगर टी पे बताना है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तो मैं इसे ये पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी, और यहाँ पे जो भी स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू देगा हमें। ऐसे प्रोडक्ट के केस में भी होता है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया ये। तो यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ मुझे इस इंस्टेंट पे, सपोज ये है, इस इंस्टेंट पे मुझे बताना है, तो इस इंस्टेंट पे जो स्लोप होगा ना उस लाइन का, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात पूरी क्लियर हो गई इंस्टेंट। हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RINST, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, चेंज इतना कम है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी और टाइम में भी कि हम उसको डेल्टा नहीं लिखते हैं, हम D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, DR अपॉन DT। माइनस ज़रूर लगाना है क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस या DP अपॉन DT। तो हमने यहाँ पे D लगाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है ना, ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। याद रखना ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल्स को डिनोट करते हैं, जो स्मॉल डी होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, जितना भी हमने पढ़ा है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू।